श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब लाश के टुकड़ों का पूरा हिसाब किताब रखता था। बताया यह जा रहा है कि आफताब ने साजिश का एक पूरा नोट बनाया था, एक रफ नोट बनाया था। उसने कितने टुकड़े कहां ठिकाने लगाए, बाकायदा इसे नोट में लिखता था वो। आफताब और श्रद्धा के छतरपुर फ्लैट से पुलिस को मिला है एक रफ साइट प्लान। इसी के आधार पर पुलिस अब बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को तलाशने का प्रयास कर रही है। इसी रफ साइट प्लान के जरिए 150 से ज्यादा दिल्ली पुलिस कर्मी अलग अलग इलाकों में जंगलों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं राजधानी दिल्ली में। इस रफ साइट नोट का जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में भी किया है। और आफताब की पुलिस रिमांड आज 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे 20 नवंबर को श्रद्धा के जबड़े का एक हिस्सा मिल गया है। वहीं आफताब ने अपने घर की खूब सफाई तो की, लेकिन CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी की टीम ने बाथरूम की टाइल्स के बीच खून के कुछ सुराग, कुछ संकेत निकाल लिए हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस ने अदालत में आज बताया। इससे पहले फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी ने आफताब के घर की जांच की थी। अत्याधुनिक तकनीक के साथ जब CFSL ने आफताब के फ्लैट की छानबीन की तो 2 टाइलों को जहां जोड़ा जाता है उस स्थान पर टाइल्स के बीच खून के कुछ निशान मिले हैं। तो पुलिस अब इन खून के धब्बों की, खून के निशान की जांच कराएगी। अब उम्मीद यह है कि जल्द CFSL की रिपोर्ट आ जाएगी। तेजश्री मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। तेजश्री, पुलिस का अदालत में यह कहना कि आफताब ने बाकायदा एक कागज पे एक साइट प्लान बनाया था, यह लिखा था कि कहां क्या बॉडी पार्ट्स फेंके गए हैं। विस्तार से बताइए कि आखिर ऐसा वो करता क्यों था? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सबूत भी पुलिस को मिलते जा रहे हैं और आज भी यही सबूत पुलिस को आफताब के छतरपुर वाले फ्लैट से मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि वो किस तरह से मैपिंग करता था। यानी कि महरौली के जंगलों से लेकर यहाँ पर मैदानगढ़ी, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यही वो मैदानगढ़ी का तालाब है और बताया जा रहा है कि इस चीज की भी उन्होंने मैपिंग की थी। गिरीश आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तालाब में भी उसने हड्डियां फेंकी थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो सिर है वो यहाँ पर फेंका गया था। तो अंदाजा लगाइए आप कि कितना शातिर दिमाग होगा वो कि उसने पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। और यही वो जगह है, सोचिए रात के 2:30 बजे जब वो यहाँ पर आया होगा, तब आपको एक बार हमारे दर्शकों को भी रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह का वो रास्ता रहा होगा। और जो आपने सवाल पूछा उस पर भी मैं आना चाहूंगी कि किस तरह से उसने मैपिंग की। मैप के जरिए उसने ये बताया था कि कौन से टुकड़े किस दिन पर किस जगह पर फेंकने हैं और इसलिए शायद वो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन पहले रेकी करने आया हो। संभवतः यही रास्ता रहा होगा क्योंकि ज्यादा घना जंगल है, ये ज्यादा रास्ते नहीं है इसके आने के लिए, इसी रास्ते से आया होगा वो। यहीं पर देखिए रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, जंगल काफी घना है, गाड़ी आना रात के वक्त यहाँ पर मुश्किल है। हम गाड़ी से जब महरौली के जंगलों से यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर आने में लगभग 20 मिनट का समय लगा, लेकिन यदि कोई पैदल आएगा तो शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली चीज ये है कि जिस तरह से उसने पूरी सोची समझी साजिश को ये अंजाम दिया, ये जो कत्ल किया। आज हमने आफताब के क्लासमेट है उनसे भी बातचीत की तो उस क्लासमेट ने भी हमें बातचीत में एक्सक्लूसिव यही बताया कि आफताब शुरू से इसी तरह से काफी गुस्सैल था, उसका नेचर भी काफी एंग्शियस था, एंग्री था, छोटी छोटी बातों पर वो बहुत तेज गुस्सा करता था और इसलिए शायद आज भी उसने कोर्ट में यही कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट के कारण उसने इस घटनाक्रम को, उसने इस हत्या को अंजाम दिया। तो देखिए लाइन ऑफ इवेंट्स यदि हम एक के बाद एक देखें तो जो उसका हम देख सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो शायद उसके स्कूल के दिनों से ही शुरू होता है, जहां पर उसके क्लासमेट हमें बताते हैं कि वहीं से ही वो काफी आक्रोशित रहता था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता था और उसके बाद जब वो रिलेशन में आया उसके बाद भी उसने किस तरह से श्रद्धा पर लगातार असॉल्ट किए और उसके बाद जब उसकी हत्या की तो उसने सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर और महरौली के जंगलों में उसके टुकड़ों को फेंका। अब जी रहिए मेरे साथ तेजश्री, हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे भी
हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, आप फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी के दफ्तर पर हैं और यहां पर आफताब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, एक पड़ताल वहां चल रही है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस क्या निकल कर आ रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ताजा जानकारी आपके पास क्या है जो साइंटिफिकली इस जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए गौरव, आफताब को यहाँ लाने का एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि जो भी बातें उसने अभी तक कही है, कई बार ऐसा कहा गया कि वो बरगलाने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों को, कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, कुछ बातें उसने झूठ बोली, कुछ बातें ऐसे भी बोली जो कॉन्ट्रडिक्टरी थी, मतलब एक बात दूसरी बात को काट रही थी। कभी कहता है कि उसने फोन मुंबई में फेंका, कभी कहता है कि दिल्ली में फेंका। तो कंफ्यूजन ना हो, एक तरह से पुलिस जितने भी अपने रिसोर्सेज, अपने जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो एक ही डायरेक्शन में करे, एक ही तरफ जांच रहे, उसको कंफर्म करने के लिए कि जो बातें अभी तक पता चली है वो सच भी है कि नहीं। पुलिस ने ये सबसे पहले पेशकश की थी कि एक नार्को टेस्ट किया जाए। हालांकि जो नार्को टेस्ट होगा, इस वक्त हम एफएसएल लैब के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर पहले एक पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा जिसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा, जो यहाँ से महज 10 मिनट दूरी पर एक अस्पताल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, वहां पर किया जाएगा। और ये सब टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं देखने के लिए कि क्या जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाएगा वो फिट भी है या नहीं। रही बात दूसरी, तो एफएसएल के आज जो एचओडी है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो खुद कोर्ट में गए थे जब केस चल रहा था आफताब का, ये कंफर्म करने के लिए कि पुलिस की तरफ से जो रिक्वेस्ट पॉलीग्राफिक टेस्ट की आई है वो कंफर्म है भी कि नहीं। ये एक तरह से आधिकारिक एक फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी आज पूरी हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि पूरी तरह से एफएसएल लैब तैयार है और यहाँ पर जितनी तैयारियां की जानी थी, क्योंकि एक स्पेशल केस है, काफी सेंसिटिव केस है, तो इसलिए पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पे की जा चुकी है। और अब बस इंतजार इस बात का है कि पुलिस यहाँ पर लेकर आफताब को पहुंचे और किसी भी वक्त, हो सकता है कि अभी से आधे घंटे में आफताब को लाया जाए, हो सकता है रात के 12 बजे लाया जाए, क्योंकि एक्सेप्शन बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेशल केस बनाया जा रहा है। और जिस तरह से कोर्ट में आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा रहा था सिक्योरिटी पर्पज से, इसी तरह से हो सकता है एफएसएल लैब को रात को 12 बजे भी खुलवाया जा सके कि पॉलीग्राफिक टेस्ट उसी वक्त किया जाएगा जब यहाँ पे भीड़ कम हो। ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करने लगे, यहाँ पे किसी तरह से कुछ लोग गुस्से में आ जाए और किसी तरह से कोई अनहोनी हो जाए और केस या जांच प्रभावित हो। तो इसीलिए स्पेशल केस बनाया जाएगा जिसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा ताकि सब चीजें साफ हो पाए। रहिए मेरे साथ अक्षय। तेजश्री, पुलिस आफताब की कुछ और महिला मित्र से भी बात करने का प्रयास कर रही थी, जिनसे वो लगातार ये डेटिंग एप्स के जरिए संपर्क में था। क्या उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव, यानी मारपीट या गाली गलौज या उग्र तेवर जो श्रद्धा के साथ दिखाए गए, क्या कुछ इस बात की पुष्टि और गवाहों से या और लोगों से भी हो रही है? जी गौरव, बिल्कुल, जहां तक हमारी सूत्रों के मुताबिक हमने बातचीत की तो ये सामने बातें आ रही हैं कि आफताब जो है वो 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा यानी 3 से 4 नंबरों का इस्तेमाल करता था और 2 नंबर जो उसके हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक थे और बाकी के जो 2 नंबर थे उससे उसने ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन 2 नंबरों से वो सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक थे, उन्हीं नंबरों से उसने संभवतः कई सारी फेक आईडी बनाने की भी संभावना सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वो बम्बल के जरिए, जो बम्बल का डेटिंग ऐप है, उसके जरिए ऐसे ही अन्य कई ऐसे डेटिंग एप्स होंगे जिनके जरिए वो अन्य लड़कियों के भी संपर्क में रहा होगा, लेकिन उसने दूसरे नंबर का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि जब आप एक आईडी से एक रजिस्टर करते हैं अपने आप को तो आप केवल और केवल एक नंबर से ही कर सकते हैं। तो संभवतः उसने कई सारे नंबरों का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि तफ्तीश में अभी पुलिस को एक ही फोन बरामद हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वो कई सारे सिम का इस्तेमाल करता तो जाहिर सी बात है उसके पास एक नहीं, एक से ज्यादा फोन होने की संभावना है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो टीम है, जो अपने फॉरेंसिक की भी बात की, किस तरह से अक्षय भी बता रहे थे हमें कि किस तरह से फॉरेंसिक की टीम इसमें लगी हुई है। यहाँ पर आप आइए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो तालाब है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 हड्डियां बरामद हुई और जो लोअर जॉ है वो भी महरौली के जंगलों से बरामद हुआ। अब बताया ये जा रहा है गौरव कि उस लोअर जॉ का, यहाँ पर जो 3 हड्डियां बरामद हुई है उसका, और साथ ही साथ अलग अलग पार्ट्स में महरौली के जंगल में जो अलग अलग शरीर के टुकड़े मिले हैं या फिर जो हड्डियां बरामद हुई हैं, उन्हीं सब का डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उस डीएनए टेस्ट को श्रद्धा के पिता से मैच किया जाएगा। पहले बता दें कि इस तालाब को जो है पूरा खाली किया जाना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि तालाब कितना फैला हुआ है, कितना विस्तृत तालाब है, तो इसमें से पानी निकालना असंभव था गौरव। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इसमें गोताखोरों को भेजते हैं और इसलिए सुबह सुबह यहाँ पर 3 गोताखोर आए थे, कई सारी टीम भी आई थी पुलिस की। और जब हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात की, रहवासियों से
बात की तो उनका ये कहना पड़ रहा था कि रात को बहुत कम ऐसा होता है कि वो लोग अपने घर से रेसिडेंस से बाहर निकलते हैं। गिरीश वो तस्वीरें दिखाइए, वहां पर आप दूर दूर तक नजर डालेंगे, नजर आएगा कि ताजा जानकारी के लिए लोग भी रहते हैं। हम आपके पास लौटेंगे। तेजश्री और अक्षय, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। श्रद्धा केस में टुकड़े टुकड़े सबूतों को जुटाकर दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ अपना केस खड़ा कर रही है। इसी सिलसिले में कल जबड़े का एक टुकड़ा बरामद हुआ था। यह श्रद्धा का है या नहीं, यह जांच के बाद सामने होगा और दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है। अगर इसकी पहचान हो गई तो आफताब का बचना और कठिन हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम अब उस दांतों के डॉक्टर के पास जा रही है जहां श्रद्धा ने मुंबई में अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। जबड़ा खोलेगा श्रद्धा मर्डर केस का राज, दांत देंगे आफताब के गुनाह का सुराग, मेहरौली के जंगल में मिल गया सबूत। दिल्ली पुलिस के सामने श्रद्धा के सिर को बरामद करना बहुत बड़ी चुनौती है। श्रद्धा का सिर मिल गया तो फेस रिकंस्ट्रक्शन और स्कल सुपर इम्पोजिशन से वो ये साबित कर सकती है कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट में उसके लिए आफताब के कबूलनामे को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। जंगल से लेकर तालाब तक दिल्ली पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश रही थी। इस बीच मेहरौली के जंगल से पुलिस को जबड़े का हिस्सा मिला है। दिल्ली पुलिस ने जबड़े को जांच के लिए भेजा है। इसके साथ ही उसकी एक टीम जो मुंबई में है, उसने एक डेंटल सर्जन से संपर्क किया है। दरअसल जो जबड़ा मिला है उसके दांत में कैप लगा है। आमतौर पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांतों में कैप लगाया जाता है। श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था और उसके दांत में भी कैप लगा था। इस वजह से ही पुलिस ने मुंबई के उस डेंटल सर्जन से संपर्क किया है जिसने श्रद्धा का रूट कैनाल किया था। पुलिस ने उस डेंटल सर्जन से श्रद्धा के दांत का एक्सरे मांगा है, क्योंकि एक्सरे के बिना रूट कैनाल नहीं होता। उस एक्सरे से ये साफ हो जाएगा कि जबड़े के किस दांत का रूट कैनाल किया गया था, और अगर वो दिल्ली में मिले जबड़े से मैच कर गया तो पुलिस का केस आसान हो सकता है। फिर फोरेंसिक जांच और डीएनए जांच से ये साबित किया जा सकेगा कि वो जबड़ा श्रद्धा का ही था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अब तक 17 हड्डियां बरामद की हैं और इसके अलावा एक जबड़ा भी दिल्ली पुलिस को मिला है। लेकिन ये किसके हैं, ये अभी जांच होना बाकी है। पहले तो इनकी फोरेंसिक होगी। फोरेंसिक होने के बाद ये पता लगेगा कि इंसान की है कि जानवर की है। फिर ये तय किया जाएगा कि मेल है फीमेल है। फिर उम्र तय की जाएगी और उसके बाद डीएनए किया जाएगा ताकि पता लग सके कि जो हड्डियां हैं वो श्रद्धा की ही है। पुलिस ने अब तक हड्डियों के कई टुकड़े उन जगहों से बरामद किए हैं जिनकी निशानदेही आफताब ने की है। उन सभी टुकड़ों को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। उन सभी की जांच की जा रही है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये मैटर, और अभी तो जो कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन के बाद यहाँ पे लैब में एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट रिवील कर सकते हैं। मेहरौली के जंगल से पुलिस को 13 हड्डियां भी मिली हैं। डीएनए टेस्ट के लिए श्रद्धा के पिता और भाई के सैंपल लिए गए हैं। हड्डियों की रिपोर्ट आने में अभी 15 दिन तक लग सकते हैं। अरविंद हुजा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बात गुजरात चुनाव की। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। अकेले अहमदाबाद शहर के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा बड़े नेता रैली और रोड शो करेंगे। प्रचार अभियान 5 दिसंबर को दूसरे फेज में होने वाले 93 विधानसभा सीटों पर केंद्रित होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार का भोंपू शांत होने में महज एक हफ्ता बाकी रह गया है। प्रचार की समय सीमा जैसे जैसे खत्म होने के करीब पहुंच रही है, विरोधियों पर आरोपों की धार और तेज होने लगी है। कल सुरेंद्र नगर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर तीखा पलटवार किया। मिस्त्री ने गुजरात चुनाव में पीएम मोदी की औकात दिखाने का ऐलान किया था। विकासना मुद्दाની ચર્ચા નથી કરતા। एक कांग्रेस वाला कहे छे
આ મોદીને એની औकात बतावी दईशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી છે। જ્યાં સુધી કોંગ્રેસનું શાસન રહ્યું। सुरेंद्रनगर में कांग्रेस पर पीएम मोदी हमलावर थे, तो मांगरोल की रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। यहां राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख बता दी। आज राहुल बाबा अहियां आया छे। 2014 में टोंट लगावता था, टाणो मारता कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा हूँ आज तिथि बताई दઉં છું। માંગરોળ વાળાની સામે, માળિયા વાળાની સામે 1 જાન્યુઆરી 2024 ની ટિકિટ કરાવી લો અયોધ્યાની। ત્યાં ગગનચુંબી રામ મંદિર એક જગ્યાએ રામ ભગવાનનો જન્મ થયો। ભારતીય જનતા પાર્ટી જે બોલે છે કરે છે। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चौतरफा निशाने पर है। बीजेपी तो हमला बोल ही रही है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी को वोट कटुआ और बीजेपी का एजेंट कहने पर सीधे कांग्रेस पर हमलावर हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के कांग्रेस के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो या उनके सियासी बाप मेरे खिलाफ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हाना व तआला है। जहां कहीं इलेक्शन लड़ते, अरे आगे वोट काटने के लिए। अरे कांग्रेसियों, ये तो बताओ तुम्हारा राहुल गांधी कैसे हार गया अमेठी से? क्या मैं जाकर अमेठी में इलेक्शन लड़ा था? क्या मैं लड़ा था? नहीं लड़ा। तो हार गए। स्मृति ईरानी से हार गए, तो क्या कोई तुमने स्मृति ईरानी से मैच फिक्सिंग कर ली थी? अपने और अपनी पार्टी पर हमलों के बीच राहुल गांधी कल राजकोट में थे। उन्होंने मोरबी ब्रिज हादसे का मुद्दा उठाया, गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल किए। यहाँ पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं, बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। प्रचार खत्म होने में 7 दिन बाकी हैं, यानी अभी आरोपों के तीर और चलेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में इस बार चुनाव का समर इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। लड़ाई त्रिकोणीय है, इसीलिए इस बार ताकत की नुमाइश भी कहीं ज्यादा है। इस यात्रा में भी आपकी सोच है, संस्कार है, आपका इतिहास है। આ ગુજરાતની જનતા તમને સજા કરવાની છે, સજા। कोई गुजरात में विजय रथ आगे बढ़ाने का जोर लगा रहा है, कोई सूबे की सत्ता में परिवर्तन का जोर लगा रहा है।
तो कोई इस बार गुजरात की सियासी फिजा में बदलाव की बयार बता रहा है। साफ है कि गुजरात में चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार वाली लड़ाई बढ़ती जा रही है। और इस प्रचार युद्ध में जब पहली बार राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने किसान, आदिवासियों, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया। गुजरात के चुनाव में इसे ही असली मुद्दा बताया। आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है, बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं का भरोसा है कि राहुल की सभाओं का कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटों का नुकसान होगा। पिछली बार भी अमित शाह जी ने 150 सीटें आएगी थी 99 आ गई थी, वो इस बार होगा वापस। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी स्टार पावर लगा दी सर, मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस ताकत लगा दी है, पर सच्चाई होती है, कुशासन होके रहे। हालांकि बीजेपी गुजरात में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है। पार्टी के हर दिग्गज को चुनाव प्रचार में उतार रही है। एक तो गुजरात ने सलामत बनावा नरेंद्र भाई ने भाजप અને બીજી બાજુ ગુજરાતને કોમી રમખાણોની આગમાં ઝુલસવા વાળી કોંગ્રેસ પાર્ટી। उधर दिल्ली में सीएम केजरीवाल भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं। पहली बार लोगों को एक सार्थक विकल्प नजर आ रहा है। जबरदस्त बदलाव की ओर इस बार गुजरात जा रहा है। बहुत उम्मीद, लोगों को उम्मीद है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ गुजरात में सियासी समर बढ़ता जा रहा है। चुनाव में जीत के लिए हर दल जोर लगा रहे हैं। 8 दिसंबर को नतीजों से साफ होगा कि किसका दांव जनता के बीच असरदार रहा। गुजरात की चुनावी जंग में कौन सरदार रहा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। श्रद्धा केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को आफताब के घर से मैदानगढ़ी तालाब का एक नक्शा, एक साइट प्लान एक तरह से यह मिला है। यहां आफताब ने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े फेंके थे। इस बीच मुंबई में एक टेलीविजन एक्टर इमरान नजीर ने दावा किया है कि समंदर किनारे सफाई के दौरान श्रद्धा से उसकी मुलाकात हुई थी। इसमें श्रद्धा ने उसे बताया था कि वो एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप, एक कठिन संबंध में, कठिन रिश्ते में थी और उसमें फंस गई थी। इस बीच पहली बार आफताब के दोस्तों ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि आफताब बेहद आक्रामक स्वभाव का था और वो अपने आगे किसी को ना कुछ समझता था ना किसी की सुनता था। और इस समय 2 वरिष्ठ सहयोगी मेरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा लगातार इस बड़ी खबर पर नजर रखे हुए हैं। हमारे साथ समन सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण भी लगातार एफएसएल के दफ्तर में मौजूद है। लेकिन अरविंद, आपसे समझना चाहूंगा, आज दिल्ली पुलिस ने कुछ बड़े दावे किए अदालत में, एक नक्शे का जिक्र किया। क्या है यह नक्शा और किस तरह के सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं? देखिए गौरव, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देता हूं। हमारे पीछे जो ये गाड़ी खड़ी है गौरव, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की गाड़ी है और अभी अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो साउथ दिल्ली डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं। जो अधिकारी श्रद्धा केस से जुड़े हुए हैं, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी और तमाम, उनके साथ मीटिंग कर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये केस कितना हाई प्रोफाइल हो चुका है और दिल्ली पुलिस के लिए नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि 6 महीने बाद इस केस का खुलासा हुआ है और फॉरेंसिक एविडेंस पर जो दिल्ली पुलिस है वो फिलहाल डिपेंड है।
अब रही बात जो खुलासे की रूट मैप की, तो देखिए कातिल जो आफ्ताब है वो बकायदा जो श्रद्धा के लाश के टुकड़े हैं उनका हिसाब किताब भी रखता था। अब इस बात का खुलासा हुआ है, दिल्ली पुलिस ने उसके घर से एक रूट मैप वो रिकवर किया है, जिसमें उसने बकायदा ये लिखा था कि उसने लाश के टुकड़े कहां पर फेंके हैं, जो आफ्ताब के खिलाफ एक अहम सबूत हो सकता है। दूसरा जो बड़ा खुलासा है गौरव, वो ये है कि क्राइम सीन पर दिल्ली एफएसएल के अलावा सीएफएसएल की एक टीम भी पहुंची थी और उस बाथरूम से, जिस बाथरूम में श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए थे उसने और खून के निशान न मिले इसलिए शावर चला देता था, उसी बाथरूम से टाइल्स से जब तोड़ा गया सीएफएसएल की टीम ने, तो वहां से ब्लड के स्टेन मिले हैं। यह बड़ा सबूत हो सकता है आफ्ताब के खिलाफ। अगर वो ब्लड का जो स्टेन है उसकी सैंपलिंग की जाती है और श्रद्धा के फादर के डीएनए से मैच करता है, तो वो खून बोलेगा और आफ्ताब की पूरी तरह से वो पोल खोल देगा। इसके पहले एफएसएल को, जो दिल्ली एफएसएल है, उसको किचन से ब्लड स्टेन मिला था। तो एक एक करके जो दिल्ली पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वो अगर इस केस की अपडेट लेने के लिए पहुंचे हैं, तो दिल्ली पुलिस की कई टीमें वो फिलहाल जांच में लगी हुई हैं और एक एक करके ये तमाम जो एविडेंस है वो अब दिल्ली पुलिस के हाथ लग रहे हैं। गौरव, लेकिन वरुण, पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई क्लिंचिंग एविडेंस की बात करते हैं तो क्लिंचिंग एविडेंस आलाए कत्ल के बाद शरीर के टुकड़े करने में जिस धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ था वो तलाशना बहुत महत्वपूर्ण है। खून से सने दोनों के कपड़े, यानी आफ्ताब के कपड़े और श्रद्धा के कपड़े तलाशना बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट से होगा खुलासा, या कुछ बातें बता भी रहा है इस समय आफ्ताब? देखिए, निश्चित तौर पे गौरव, ये पॉलीग्राफ टेस्ट में बहुत हद तक चीजें क्लियर हो पाएंगी। जो सवालों का पैटर्न तैयार किया जाएगा उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो जो चीजें मिसिंग हैं, जो जो साक्ष्य मिसिंग है, जो तथ्यों के आधार पर जिसको दिल्ली पुलिस को जांच को आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीजों को सवालों में रखा जाए और उसी आधार पर जो है वो इस पैटर्न में अपनाया जाए। एक और जो सबसे खासियत है इस पॉलीग्राफ टेस्ट की, वो ये रहेगी कि जो पहला सवाल होगा उसी को 11वें सवाल के रूप में रिपीट किया जाएगा और 11वें सवाल को 21वें और उसके बाद 31वें सवाल के रूप में रिपीट किया जाएगा। यानी कि एक सवाल को 3 से 4 बार जहां जहां आफ्ताब कहीं ना कहीं नर्वस होता है या पॉलीग्राफ टेस्ट में लगता है कि गलत जवाब दे रहा है, ऐसे में उस सवाल को रिपीट करने का पैटर्न पे लाया जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कत्ल करने का जो वेपन है वो गायब है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही है। मोबाइल फोन हो गया, कपड़े हो गए, इसके अलावा स्कल हो गया, ये ऐसे सारी चीजें हैं जिसकी लगातार पिछले 10-15 दिनों से दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल की जा सके, क्योंकि आफ्ताब लगातार अपने बयान बदल रहा है। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट और उसके बाद जो नार्को टेस्ट होगा उसमें काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल पाएगी दिल्ली पुलिस को। इसी आधार पर, इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम सवालों को तैयार भी किया जा रहा है। गौरव, अच्छा अरविंद, जो अभी बता रहा है आफ्ताब पुलिस को, वो सबूत के तौर पर तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, लेकिन आज एक खबर जो आज तक की टीम भी बता रही है कि उसने जज के सामने कुछ शब्द कहे। क्या ये एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है? क्योंकि उसके वकील का कुछ और कहना है, पुलिस का कुछ और कहना है। अरविंद, नहीं देखिए, नहीं गौरव, देखिए यहां मैं क्लियरिफाई कर दूं कि और श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। जांच अधिकारियों से पुलिस कमिश्नर बात कर रहे हैं, वो उनसे मिलने के लिए खुद थाने में पहुंचे हैं, जहां पर इस समय टीमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग लगी हैं। 14 टीमें दिल्ली पुलिस की इस समय अलग अलग इस अभियान में लगी हैं, जिसमें 150 से ज्यादा पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं। जांच अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अरविंद, जैसा आप हमें बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस अभी तक की जांच से संतुष्ट है, या फिर वो हथियार ना मिल पाना, या खून से सने कपड़े ना मिल पाना, या मोबाइल फोन ना मिल पाना, ये पुलिस के लिए बड़ी चिंता की बात है? नहीं, देखिए, सबसे पहले आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, एक्सक्लूसिव अपडेट वो हमने दी कि बाथरूम से ब्लड के स्टेन मिले हैं और किचन से ब्लड के स्टेन मिले हैं। वो अगर श्रद्धा
के फादर के डीएनए से मैच कर जाते हैं तो बड़ा एविडेंस होगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास काफी एविडेंस है। कई बातों का खुलासा खुद जो दिल्ली पुलिस है वो हमसे नहीं कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये केस में इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने मुझसे पूछा था, तस्वीरें आपको दिखा दूं सबसे पहले कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और जो फिलहाल ज्वाइंट कमिश्नर है अंदर, इस ये जो कमरा है आप देख पा रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर और डीसीपी रैंक और केस से जुड़े अधिकारियों के साथ फिलहाल वो मीटिंग कर रहे हैं। अब रही बात, आपने जो पूछा कि जो आफ्ताब ने क्या कहा अदालत ने, आफ्ताब ने अदालत में दरअसल ये कहा है कि जो कुछ हुआ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, लेकिन यहाँ अहम बात यह है ये सब सुनवाई के दौरान हुआ है, कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है जो आफ्ताब है उसका, तो इसके बहुत मायने नहीं होंगे। ट्रायल में क्या कुछ होता है, किस तरह से एविडेंस दिल्ली पुलिस रखती है, उसका बयान क्या कहता है, बयानों के आधार पर कोरोबोरेटिव एविडेंस है वो क्या कहता है, वो मायने रखेगा। तो इसलिए जो उसके वकील का दावा है वो काफी हद तक, जितनी मुझे जानकारी है वो काफी हद तक सही है, लेकिन उसके खिलाफ कई एविडेंस है, ब्लड स्टेन मिले हैं, बॉडी के टुकड़े मिले हैं, जबड़े का एक टुकड़ा मिला है जो काफी हद तक मैच करता है दिल्ली के डॉक्टर से। और ये तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा साउथ डीसीपी के दफ्तर पहुंचे, जांच की समीक्षा स्वयं इस समय वो कर रहे हैं। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जैसा अरविंद ओझा हमें बता भी रहे थे, 14 अलग अलग टीमें यहां पर बनी है दिल्ली पुलिस की। जो अलग अलग टीमें हैं वो किन पहलुओं पर काम कर रही है, क्या समीक्षा कर रहे हैं इस समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अरविंद? देखिए आपको बताऊं, तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हैं, और जो एक सीनियर ऑफिशियल है उन्होंने तो बताया कि जब पहले दिन जो हड्डियां हैं उनका जब सर्च अभियान चलाया गया, तकरीबन 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी वो लगे हुए थे जो बोन्स है उसको तलाशने के लिए, तो बोन्स को तलाशने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कितना ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, खास तौर पे सबूतों की अगर बात की जाए। ये देखिए, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनके तमाम जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी यहां पहुंचे, और अंदर जो है वो डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और जांच से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। एविडेंस की बात की जाए तो जहां से फ्रिज खरीदा था उस शॉप का पता लगा लिया दिल्ली पुलिस ने, शॉपकीपर के बयान दर्ज कर लिए हैं। आने वाले दिनों में टीआईपी भी आफ्ताब की कराई जाएगी इन तमाम शॉपकीपर से कि क्या फ्रिज यहां से लिया था। उसके अलावा कॉल डिटेल्स, आफ्ताब का यह कहना कि 22 मई को श्रद्धा चली गई थी, लेकिन 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल से पैसों का ट्रांजैक्शन। उसके अलावा बॉन्स रिकवर हुए, उनका अगर डीएनए से मिलान हो जाता है, जो कमरे से जो क्राइम सीन है वहां पर बाथरूम जहां पर उसने कबूल किया है, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है कि वहां पर बॉडी के टुकड़े किए थे, तो वहां ब्लड स्टेन का मिलना, किचन से ब्लड स्टेन का मिलना, और तमाम बयान है, कॉल डिटेल्स है, उसके अलावा एविडेंस है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी डिपेंड करता है, फॉरेंसिक एविडेंस भी वो अभी दिल्ली पुलिस को मिलने हैं, एफएसएल से भी, सीएफएसएल से भी। उसके अलावा आपको बताऊं कि जो एक एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि जब कोई क्राइम होता है तो जो आरोपी होता है वो कुछ मौका वारदात पर छोड़कर चला जाता है, जिसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी फॉरेंसिक की होती है, कुछ लेकर जाता है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन कुछ दिमाग में रखता है, वो दिमाग का सच जानने के लिए नार्को टेस्ट कराया जाना जरूरी है, और उस नार्को टेस्ट की भी तैयारी है। पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत मुमकिन है कि आज हो जाए, नार्को टेस्ट की प्रक्रिया का वो हिस्सा है, तो पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तो नार्को टेस्ट होगा। तो हर तरफ से जो दिल्ली पुलिस है वो शिकंजा कसने की आफ्ताब पर कोशिश कर रही है। तो ये प्रक्रिया तीन तरफ से वार इस समय दिल्ली पुलिस का चल रहा है, जांच तीन अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही है।